कॉमर्स के मेरे युवा छात्रों, आज के क्लास में हम सभी साझेदारी फर्म का विघटन एक यानी कि इंग्लिश में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का भाग एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए अभी हम वीडियो नंबर 5 बता रहे हैं। इसके पहले वीडियो 1, 2, 3, 4 बताया जा चुका है। अगर इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर लिंक के माध्यम से खोलेंगे तो वीडियो के नीचे एक इस तरह का सिंबल रहता है। जैसे इस सिंबल को आप दबाइएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नंबर रहेंगे जिसमें वीडियो 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से आप और अन्य पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए, आज हम जैसा कि जान चुके हैं कि साझेदारी फर्म का विघटन चैप्टर पढ़ना है। और साझेदारी फर्म का जब विघटन होता है तो मुख्य रूप से 3 खाते बनाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला जो खाता मैंने बताया था वह है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वसूली खाता। दूसरा हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसे हम लोग इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं पूंजी खाता। और तीसरा बनाया जाता कैश या बैंक अकाउंट, जिसे हम लोग हिंदी में रोकड़ या बैंक खाता के नाम से जानते हैं। वीडियो 4 में मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता कैसे बनाया जाता है इसका विस्तार से अध्ययन कराया था और इसके सारे नियमों को बता दिया गया है। आज हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाने सीखेंगे, यानी कि आज के अध्याय का उद्देश्य है कि एक प्रश्न के माध्यम से कैपिटल अकाउंट को जानना। तो आइए अब एक प्रश्न के माध्यम से हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे और फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साझेदारी फर्म का जब विघटन होता है तो प्रश्न के तौर पर हमें 2 सूचनाएं दी जाती है। एक दिया जाता है बैलेंस शीट और दूसरी होती है अतिरिक्त सूचना, और इसी के आधार पर सवाल बनाया जाता है। तो अभी हम इस प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। प्रश्न लिख रहा है कि अमित तथा सुमित साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। यहाँ तक सवाल पढ़ने से हमें यह पता चल रहा है कि इसमें 2 साझेदार अमित और सुमित हैं जो लाभ और हानि का विभाजन बराबर बराबर करते हैं, और 31 मार्च 2018 को उनका बैलेंस शीट नीचे दिया गया है, जिसके एक तरफ दायित्व है और दूसरी तरफ संपत्तियां हैं। अगर हम दायित्व की ओर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि अमित और सुमित का पूंजी क्रमशः 20,000 और 15,000 दिया हुआ है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ कॉन्टिजेंसी रिजर्व, यानी कि यह संचय है जो कि साझेदारों के बीच कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है लोन, तो लोन दायित्व होता है, लेकिन ये लोन चूँकि अमित का है और अमित इस फर्म में साझेदार है, इसलिए अमित का लोन को दायित्व अभी नहीं माना जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ बिल्स पेबल और लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये सभी दोनों को लायबिलिटीज़ है जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इधर जब हम अध्ययन करें तो एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेब्टर है। और डेब्टर में आप देखिए कि ये प्रोविज़न माइनस किया गया है 1,400। तो एसेट साइड में प्रोविज़न माइनस करने का मतलब है कि यह प्रोविज़न एसेट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन यह चीज़ एसेट्स का नहीं बल्कि लायबिलिटीज़ का चीज़ है। लेकिन लायबिलिटीज़ का चीज़ होने के बावजूद चूँकि यह एसेट साइड में लिखा गया है, इसलिए इसकी राशि को अमाउंट को प्लस नहीं बल्कि क्या किया जाता है माइनस। तो 13,800 में से 1,400 को माइनस कीजिएगा तो 12,400 आएगा। अब ये सवाल जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जब सारे संपत्तियों को जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रोविज़न ट्रांसफ़र नहीं होगा, चूँकि प्रोविज़न लायबिलिटीज़ होता है तो इसको लायबिलिटीज़ के जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। या इसका दूसरा नियम है कि आप इसे लिखे ही ना, जब सवाल बनाएंगे तो उस समय बता दिया जाएगा। और नीचे में कैश एंड बैंक लिखा हुआ है। तो अभी तक इस प्रश्न को पढ़ने के बाद करना क्या है ये अभी तक पता नहीं चला। अभी तक हमें केवल यह जानकारी मिली है कि इसमें 2 साझेदार अमित और सुमित हैं जो लाभों का विभाजन बराबर बराबर करते हैं, और 31 मार्च 2018 को उनका बैलेंस शीट नीचे दिया गया है। तो यहाँ तक हमें केवल इतना ही जानकारी पता चला है, लेकिन करना क्या है अभी तक हमें पता नहीं चला है।
लेकिन जैसे ही हम इसके अतिरिक्त सूचना को पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आगे यहाँ नीचे लिख रहा है कि 31 मार्च 2018 को फर्म का समापन हो गया और संपत्तियों से निम्नलिखित वसूली हुई। तो जैसे ये लाइन लिखा तो हमें पता चल गया कि ओ फर्म का यहाँ पर विघटन हो रहा है, यानी फर्म की यहाँ पर समाप्ति हो रही है। और हम जान चुके हैं पिछले वीडियो के माध्यम से कि जब भी फर्म की समाप्ति होती है तो जितनी भी संपत्तियाँ हैं उन सभी संपत्तियों को बेचा जाता है और उससे इन सभी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तो इन संपत्तियों को कितना में बेचा गया है जिसकी सूचना नीचे लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी जो कि आपके पास 22,500 का है, उस प्लांट एंड मशीनरी को 19,000 में बेचा जा रहा है। फर्नीचर जो कि 2,800 का था, उस फर्नीचर को 1,800 में बेचा जा रहा है। यानी कि जितनी भी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों को बेचा जाएगा और फिर इन दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। तो और आगे जब हम नीचे आएंगे तो देख रही है सभी संपत्तियों के बारे में सूचना है। फिर नीचे लिख रहा है कि लेनदारों को 2% कटौती पर, यानी कि इस दायित्वों के भुगतान के बारे में लिखा हुआ है कि लेनदारों को 2% कटौती पर भुगतान किया गया है तथा वसूली के वे 544 रुपये भुगतान किया गया। और अंत में लिख रहा है कि आपको फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए जर्नल के लेखे तथा आवश्यक खाते बनाने हैं। तो अभी मैंने कहा कि आपको आवश्यक खाते सिखाएंगे। तो इस प्रश्न में क्या करना है आपको पता चल गया कि आवश्यक खाते बनाने हैं। और मैंने अभी तुरंत बताया कि आवश्यक खाते के अंतर्गत 3 चीज़ें बनाई जाती है। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश एंड बैंक अकाउंट। तो अभी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जिसके नियम आपको पहले बताया जा चुका है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो आज के वीडियो में हमें नया सीखना है। तो मैंने आपको प्रश्न बता दिया कि इस प्रश्न में हमें 2 चीज़ें दी रहती है। एक दिया रहता है बैलेंस शीट जिसकी एक तरफ सभी संपत्तियां और दूसरे तरफ दायित्व होता है। फिर जब हम अतिरिक्त सूचना को पढ़ते हैं तो हमें इसका पर्पस पता चलता है। तो अतिरिक्त सूचना में लिख रहा है कि 31 मार्च 2018 को फर्म का समापन हो गया है। और आपको मालूम है जब फर्म का समापन होता है तो फर्म की सभी संपत्तियों को बेचकर उसके दायित्वों का भुगतान किया जाता है, जिसके बारे में अतिरिक्त सूचना में नीचे दिया हुआ है। तो अब इसमें करना क्या है, तो आपको कहा है आवश्यक खाते बनाने हैं। तो आवश्यक खाते में हम सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले कॉलम खींचेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंतर्गत अब हम कॉलम खींचेंगे। इस रियलाइजेशन अकाउंट में 4 कॉलम खींचे जाएंगे। पहला होगा पार्टिकुलर्स, दूसरा होगा अमाउंट डेबिट का, फिर यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स और फिर यहाँ लिखाएगा अमाउंट क्रेडिट का। इसमें डेट कॉलम नहीं होता है चूँकि मैंने पहले कह दिया गया है कि चूँकि ये फर्म की समाप्ति में बनाया जाता है तो वर्ष के अंत में ही यहाँ पर डेट लिखा हुआ होता है। तो पार्टिकुलर अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और आपको पिछले वीडियो के माध्यम से यह बता चुके हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए प्रश्न के बैलेंस शीट में जितनी भी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और इसका नियम भी बता चुके हैं कि जब भी हम बैलेंस शीट या एक लेजर से जब दूसरे लेजर में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो साइड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब हमारे पास ये बैलेंस शीट है और पहले नियम के अनुसार बैलेंस शीट की जितनी भी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये बैलेंस शीट के दाहिने साइड में है तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो बाएं साइड में आ जाएगा। और ऐसे भी संपत्तियों का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए बैलेंस शीट से जब भी कोई संपत्तियों को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कौन कौन सी ट्रांसफ़र होगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेब्टर। प्रोविज़न नहीं होगा चूँकि ये एसेट साइड में ज़रूर लिखा हुआ है लेकिन ये राशि चूँकि माइनस हो रही है इसलिए लायबिलिटी साइड में जाएगा। और फिर कैश एट बैंक संपत्ति है लेकिन आपको बता चुके हैं कि जितनी भी संपत्तियां हैं उसे रियलाइजेशन अकाउंट में इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं ताकि इसे बेचकर नगद प्राप्त किया जा सके। तो चूंकि कैश एट बैंक तो ऑलरेडी कैश है इसलिए इसे शामिल नहीं करेंगे। प्रोविज़न चूंकि वो दायित्व है संपत्ति पक्ष में लिखा हुआ ज़रूर है इसलिए देखिए सभी चीज़ अमाउंट को जोड़ा जाता है लेकिन इसे माइनस क्यों किया गया, क्योंकि एसेट साइड में है परंतु ये दायित्व पक्ष का चीज़ है इसलिए ये नहीं होगा। तो 4 चीज़ें आएंगी, प्लांट एंड मशीनरी,
फर्नीचर, स्टॉक और डेब्टर, तो सभी संपत्तियों को हम नियम के अनुसार डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम टू प्लांट एंड मशीनरी, फिर हम लिखेंगे टू फर्नीचर, फिर हम लिखेंगे टू स्टॉक, अकाउंट, सब के आगे अकाउंट लगाना ज़रूरी है, और फिर हम लिखेंगे टू डेब्टर्स। अब इसकी राशि जो है वह है 22,500, फर्नीचर की राशि है 2,800, स्टॉक की राशि है 17,800 और डेब्टर की राशि है, तो डेब्टर की राशि देख लीजिए कि डेब्टर की राशि जब आप लिखोगे तो कौन सा अमाउंट लिखोगे, ये वाला कि ये वाला। तो चूंकि इसे अगर हम लिखेंगे दायित्व पक्ष में तो हमें इस राशि को लिखना होगा, तो डेब्टर की राशि अंदर वाला लिखा जाएगा 13,800। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेब्टर को 13,800। लेकिन जैसे ही हम डेब्टर को 13,800 को हम लिखेंगे तो हमें अपोजिट साइड में इस प्रोविज़न को लिखना होगा 1,400। तो हम इधर अपोजिट साइड में लिख देंगे बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, और इसकी राशि जो है वो 1,400 यहाँ लिख देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के तहत बैलेंस शीट की जितनी भी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों को डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, क्योंकि संपत्तियों का बैलेंस डेबिट होता है। दूसरे नियम के अनुसार बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जितने भी दायित्व हैं उन्हें क्रेडिट में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी दायित्वों का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो दायित्व को ढूंढिए, तो सबसे पहले तो अमित और सुमित का यहाँ कैपिटल दिया हुआ है तो ये नहीं आएगा। कॉन्टीजेंसी रिजर्व, रिजर्व मतलब लाभ का हिस्सा है, ये साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। और लोन लिखाया जाता है लेकिन लोन अमित का है और अमित इस फर्म का साझेदार, इसलिए भी हम इसे नहीं लेंगे। तो क्या आएगा, दो चीज़ आएगा, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि 1,800 और 11,200 है। तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्स पेबल, जिसकी राशि मैंने अभी बताया 1,800 है, और फिर लिखा आएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसकी राशि 11,200 है। तो अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जान गए कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के मैंने आपको 5 नियम बताए हैं, जिसमें पहले नियम के अनुसार सभी संपत्तियों को डेबिट में और दूसरे नियम के अनुसार सभी दायित्वों को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तीसरे नियम के अनुसार अब हमें अतिरिक्त सूचनाओं को पढ़कर देखना है कि जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को कितना में बेचा गया है, जिसे हम लोग रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर तीसरे नियम के अनुसार सभी संपत्तियों को बेचेंगे, जिसके लिए हम निकालेंगे रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो सभी संपत्तियों को बेचा जाएगा। कौन कौन सी संपत्तियों को बेचा जाएगा, तो जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, किसे किए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेब्टर को। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं प्लांट एंड मशीनरी, फिर हम लोग लिखने वाले हैं फर्नीचर, फिर लिखने वाले हैं स्टॉक, फिर लिखने वाले हैं डेब्टर्स, जिसका बुक वैल्यू दिया हुआ है कितना, 22,500, इसका दिया हुआ है 2,800, इसका दिया हुआ है 17,800 और डेब्टर का दिया हुआ है 13,800। अब हमें देखना है कि इन सभी संपत्तियों को बेचने से हमें कितनी राशि वसूल हुई, जिसे हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू। और ये कहाँ पता चलेगा, तो ये अतिरिक्त सूचना को पढ़कर पता चलेगा कि इन संपत्तियों को कितना में बेचा गया है। तो आइए इस बैलेंस शीट के नीचे की अतिरिक्त सूचना को पढ़ें। तो यहाँ देखिए लिख रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी से 19,000 प्राप्त हुआ है, फर्नीचर से 1,800 प्राप्त हुआ है, डेब्टर से 10,600 प्राप्त हुआ है और स्टॉक से 18,200 प्राप्त हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख दें कितना हुआ है डेब्टर से, प्लांट एंड मशीनरी से 19,000। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के सामने आप लिख दीजिए 19,000। फर्नीचर जिसका मूल्य 2,800 है, लेकिन इसे कितना में वसूली हुआ है, 1,800। तो आप यहाँ फर्नीचर के सामने लिख दीजिए 1,800। फिर स्टॉक जिसका बुक वैल्यू 17,800 है, लेकिन इसे स्टॉक को बेचा कितना में गया, 18,200।
तो स्टॉक के सामने में 18,200 लिख दीजिए। डेप्टर जिसका कि मूल्य 13,800 है, उस डेप्टर से वसूली हुई है 10,600 डेप्टर से, तो डेप्टर में यहाँ लिख दीजिए 10,600। अब इन सबों को हम लोग करेंगे टोटल, तो हमारा निकल जाएगा रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। तो इस सब को जोड़िए तो 0 0, 8 2 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 9 1 10, 1 11, 11 और 8 19 का 9 हासिल 1, फिर 2 3 और 1 4, 49,600। फिर जोड़ लीजिए 0 0, 8 और 2 10, 2 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 9 1 10, 1 11, 11 8 19 का 9 हासिल 1, 2 3 और 4, 49,600। तो मैं फिर से बता दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का सबसे पहला नियम बैलेंस शीट की सभी संपत्तियों को डेबिट में, दूसरा नियम बैलेंस शीट के सभी दायित्वों को क्रेडिट में, तीसरा नियम सभी संपत्तियों को बेचकर रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे जिसकी राशि को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ लिखाएगा बाई बैंक अकाउंट। ये पैसे कहाँ से आए? तो ये पैसे एसेट्स को बेचकर आए। कितने रुपए आए? तो 49,600 आए, तो इसको हम लोग लिख देंगे 49,600। तीसरा नियम खत्म। अब चौथे नियम के अनुसार जितने भी दायित्व है, इन सभी दायित्वों का भुगतान इधर साइड में होगा। तब यहाँ लिखाएगा टू बैंक अकाउंट। ये क्या चीज़ के पैसे हैं? तो लायबिलिटीज़ के पैसे हैं। और अब इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स बनाए थे, अब हम लोग पेमेंट बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पेमेंट टू लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर पेमेंट टू लायबिलिटीज़ निकालिए और देखिए कौन कौन से लायबिलिटीज़ हैं। तो 3 यहाँ पर दिख रहे हैं। अब सभी संपत्तियों की बिक्री के बाद अब हम दायित्वों का भुगतान करेंगे। तो दायित्व में हमारे 2 हैं, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर। आप कहेंगे सर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स का, तो आप जो डेप्टर 13,800 लिखे हैं उसी के बदले में ये अपोजिट में लिखा गया है, इसलिए बैलेंस शीट से केवल 2 चीज़ों का ही भुगतान किया जाएगा जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से आपने उठाया था। तो यहाँ पर बिल्स पेबल और क्रेडिटर का हम भुगतान करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल और है सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब हम यहाँ पर अतिरिक्त सूचना को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जितनी भी संपत्तियाँ हैं उन संपत्तियों का वसूली मूल्य सबका दिया हुआ था, लेकिन दायित्व में केवल क्रेडिटर का लिखा है कि लेनदारों को 2% कटौती पर भुगतान किया गया। वसूली के व्यय 544 रुपये हैं, लेकिन ये जो बिल्स पेबल है, इस बिल्स पेबल का भुगतान कितना में किया गया यह लिखा हुआ ना। तो जब भी कोई संपत्ति या दायित्व का मार्केट वैल्यू दिया हुआ ना हो तो बुक वैल्यू ही उसका मार्केट वैल्यू बन जाता है। तो अब यहाँ पर बिल्स पेबल जिसका कि बुक वैल्यू 1,800 है, लेकिन इसका भुगतान कितना में किया गया यह लिखा हुआ नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में इसका बुक वैल्यू ही क्या बन जाएगा? मार्केट वैल्यू। तो यहाँ लिखा जाएगा 1,800। अब है सन्ड्री क्रेडिटर जिसका मूल्य है 11,200। तो अब यहाँ पर 11,200 इसका बुक वैल्यू है, लेकिन मार्केट में कहा गया कि लेनदारों को 2% कटौती पर भुगतान किया गया। तो अब हम 11,200 का 2% निकालेंगे। तो 2% जब निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यानी 224 रुपये डिस्काउंट हो गए। तो 11,200 में से 224 रुपये अगर डिस्काउंट हो जाते हैं तो 10 में से 4 गया 6, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, फिर 10,976 रुपये आएंगे। तो यहाँ पर इसका जो भुगतान होगा 10,976 होगा। अब इसे जोड़ दीजिए तो 6 7 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, और फिर 1 और 1 2, और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि कुल हो जाएगा 12,776। फिर से जोड़ लीजिए 6, फिर हो गया 7 9 और 8 17 का 7 हासिल 1 और 1 2 और 1, 12,776 रुपये। तो इस राशि का भुगतान यहाँ पर हो जाएगा 12,776 रुपये। अब ये प्रश्न ख़त्म होने की ओर है रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि वसूली खाता बनाने के 5 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, बैलेंस शीट की जितनी भी संपत्तियां हैं कैश को छोड़कर सभी संपत्तियों को
डेबिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि संपत्तियों का बैलेंस होता है डेबिट। तो आपने देखा कि रियलाइजेशन अकाउंट की जितनी भी संपत्तियां हैं कैश को छोड़कर हमने सभी संपत्तियों को डेबिट साइड में लिख दिया। दूसरा नियम है कि बैलेंस शीट की जितनी भी दायित्व हैं, तो ये 2 दायित्व था और ये दोनों दायित्वों को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट को के दायित्वों को क्रेडिट साइड में लिखा। फिर तीसरा नियम आपको मालूम है कि जितनी भी संपत्तियां यहाँ लिखी गई है, इन सभी संपत्तियों को बेचकर रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाला जाता है। कितना में बेचा गया वो अतिरिक्त सूचना के माध्यम से आप समझ लेंगे। कभी कभी कोई भी संपत्ति का मार्केट वैल्यू ना दिया हो तो बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू बन जाता है। तो इससे हम लोगों ने निकाला रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट 39,600, तो उसे हम लोग इधर साइड में बाय बैंक एसेट्स करके लिख देते हैं। इसके बाद जितने भी दायित्व हैं उन दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर 2 दायित्व है, दोनों दायित्वों का भुगतान के बारे में हम देख रहे हैं। तो लेनदारों का 2% कटौती पर भुगतान किया गया लिखा हुआ है, जबकि बिल्स पेबल के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। तो अभी ही मैंने तुरंत बताया कि जब भी किसी का मार्केट वैल्यू ना हो तो बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू बन जाता है। और सन्ड्री क्रेडिटर 11,200 में 2% डिस्काउंट करोगे तो 10,976, यानी कि टोटल पेमेंट जो है वो लायबिलिटीज़ का 12,776 हुआ, जिसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट का 5वां नियम कहता है कि यद्यपि प्रश्न में समापन व्यय है तो समापन व्यय को लिखकर इसका बैलेंस निकालना है। तो जब हम देखेंगे प्रश्न को पढ़कर क्या समापन व्यय है, तो जी यहाँ है, लेनदारों को 2% कटौती पर भुगतान किया गया तथा वसूली व्यय 544 रुपये हुए। तो हम लोग समापन व्यय का भुगतान कर लेके यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ लिखा जाएगा डिसोल्यूशन का ये एक्सपेंसेज है और इसकी जो राशि है वो है 544, तो आप यहाँ पर 544 लिखेंगे। इतना करने के बाद अब हमें इसका शेष निकालना है। शेष निकालने का नियम है कि जिस साइड का टोटल अधिक हो उस साइड को पहले जोड़ना है। तो इस साइड का टोटल अधिक है, हम इसे पहले जोड़ेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसने भी इस वीडियो से पहले वीडियो संख्या 4 अगर पढ़ लिया है तो मुझे उम्मीद है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो अगर देख चुके हैं तो अच्छी बात है, उनको पूर्ण रूपेण समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो से पहले 4th वीडियो नहीं देखे हैं तो उस 4th वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर से मैं एक सारांश में रिपीट कर दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट के सभी एसेट्स को डेबिट में, फिर सभी दायित्वों को क्रेडिट में, फिर जितनी भी संपत्तियां उसे बेचकर क्रेडिट में तथा जितने भी दायित्व उसका भुगतान कर देना है डेबिट में, और अंत में समापन व्यय लिखकर हमें इसका शेष निकालना है। यहाँ पर कभी मेरे प्यारे बच्चों कन्फ्यूज़न होगा तो मैंने यहाँ पर बताया था कि जैसे डेब्टर के साथ यहाँ प्रोविज़न दिया हुआ है, तो डेब्टर की राशि 13,800 जब हम लिखेंगे तो चूँकि ये राशि माइनस हो रहा है ये लायबिलिटीज़ में, तो अगर हम डेब्टर का अंदर वाला अमाउंट लिखेंगे तो इसे लायबिलिटीज़ में लिखना होगा। तो आपने यहाँ देखा कि डेब्टर का अमाउंट हमने 13,800 लिखा है और इसी के अपोजिट में जो माइनस की गई राशि है वो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स का 1,400 लिखा गया। जब हम दायित्वों का भुगतान करेंगे तो केवल उन्हीं दायित्वों का भुगतान करेंगे जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से लिखा गया। यह राशि तो डेब्टर से रिलेटेड है, इसलिए इसका यहाँ पर पेमेंट टू लायबिलिटीज़ में भुगतान नहीं हुआ है। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम इसे शेष निकालेंगे और शेष की राशि या तो लाभ होगा या हानि, जिसे साझेदारों के बीच में हम बांट देंगे। तो अब इन सभी टोटल को हमें जोड़ना है। तो कौन साइड की टोटल अधिक है? डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड के को हम टोटल करेंगे। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 70,220। अब इस राशि को हम यहाँ लिखने वाले हैं 70,220, और जब इन सबों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर जो राशि निकलेगा वह राशि होगा आपका 6,220 रुपया। अब ये 6,220 रुपया अब मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट का मतलब हानि होता है और क्रेडिट का मतलब लाभ होता है। तो बताइए कि डेबिट का टोटल अधिक हुआ है या क्रेडिट का? तो आप बोलोगे सर डेबिट का टोटल अधिक हुआ। तो डेबिट अधिक हुआ मतलब हानि हुआ, तो यहाँ पर ये हानि है जिसे साझेदारों के बीच में हम बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और पार्टनर्स में यहाँ पर 2 पार्टनर्स है जिसका नाम आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या है, अमित तथा सुमित, जो लाभ हानि को बराबर बराबर आपस में बांटते हैं। तो अमित के बीच में बांटा जाएगा और सुमित के बीच में बांटेगा जाएगा। किस अनुपात में बांटा जाएगा? बराबर बराबर, यानी कि आधा आधा। तो 6220 का हम जब आधा करेंगे तो इसको 6220 को डिवाइड कर दीजिए आधा आधा, यानी कि 2 साझेदार है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6220 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास राशि आएगा 3110 रुपये, और फिर यहाँ पर आएगा 3110 रुपये। जोड़िए 0 2 इकाई 1 1 2, फिर 1 1 2, 3 दूना 6, तो 6220। इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट बनाने सीखेंगे, तो आइए अब हम रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट बनाना सीखें। तो मैं आपको बता दूं कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या सूचनाएं मिलेगी या किस तरह से बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट की सहायता लेंगे, फिर बैलेंस शीट के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट की सहायता लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि प्रश्न के नीचे जो सूचनाएं रहती है उन सूचनाओं का हम प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें की आवश्यकता होगी। पहला बैलेंस शीट, दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट, और तीसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आइए जब हम बैलेंस शीट से जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो मालूम ही है कि कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता, और मैंने आपको बताया कि जब भी हम बैलेंस शीट से या कोई भी लेजर से हम किसी भी लेजर में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो साइड चेंज हो जाता है, ठीक है। और चूंकि आप सेमेस्टर 1 में हैं तो आपको यह भी अच्छे तरह से मालूम है कि जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें केवल वही चीज़ लिखे जाएंगे जो कैपिटल से संबंधित होगा। तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि अगर कोई चीज़ कैपिटल से संबंधित है तो ट्रांसफ़र करेंगे, और जब ट्रांसफ़र करेंगे तो नियम के अनुसार साइड चेंज हो जाएगा। फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे क्या कैपिटल से संबंधित कोई चीज़ है, यदि यहाँ है तो फिर यहाँ से जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर इसका भी साइड चेंज हो जाएगा। फिर हम अतिरिक्त सूचना पढ़कर देखेंगे और फिर बैलेंस करेंगे तो कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट का कॉलम खींचते हैं, फिर हम बैलेंस शीट को देखेंगे, फिर रियलाइजेशन को देखेंगे और अंत में अतिरिक्त सूचना को पढ़ेंगे। तो इसका हम कॉलम खींचते हैं। तो आइए अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो हेडिंग यहाँ पर लिख दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिखा जाएगा पार्टिकुलर, और हमें दोनों का बनाना है तो एक कॉलम हो जाएगा अमित के लिए, दूसरा कॉलम हो जाएगा सुमित के लिए। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अमित के लिए, और फिर यहाँ पर हो जाएगा सुमित के लिए। इधर पक्ष हो जाएगा डेबिट और इधर हो जाएगा क्रेडिट। अभी मैंने तुरंत बताया कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, और फिर इसके बाद हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे। तो ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब बैलेंस शीट से या रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो साइड चेंज हो जाता है। और फिर दूसरा नियम जानते हैं कि हम जब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें वही लेन देन लिखे जाएंगे जो कैपिटल से संबंधित है। तो सबसे पहले अब हम बैलेंस शीट की ओर आते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में कि जब हम एसेट साइड में जाएंगे तो हम एसेट साइड में देख रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेब्टर है, प्रोविज़न है और कैश एट बैंक है। यानी कि संपत्ति यानी कि पूंजी से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं, इधर केवल और केवल संपत्तियाँ, तो इधर से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम लायबिलिटी साइड में आएंगे तो देख रहे हैं कि सबसे पहले ही कैपिटल लिखा हुआ अमित और सुमित का। तो चूंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल आएगा। कौन साइड में है? लायबिलिटीज़ में। और मैंने कहा था कि लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए इधर से हम जो भी चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्रेडिट साइड में चल जाएगा। और मैंने दूसरा नियम कहा था कि साइड चेंज हो जाता है, तो इधर लेफ्ट में है तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो किधर साइड में आ जाएगा? राइट में। तो दो चीज़ें आएंगे कैपिटल में, अमित और सुमित की पूंजी 20,000 और 15,000। तो ये जब हम कैपिटल अकाउंट में आएंगे तो चूंकि अपना खाता में अपना नाम लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी।
अमित की पूंजी कितनी है 20,000 और सुमित की कितनी है 15,000। तो यहाँ हो जाएगा 20,000 और यहाँ हो जाएगा 15,000। जैसा कि मैंने कहा कि यह बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में है, तो जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल अकाउंट के राइट साइड में चला जाएगा। पहला ख़त्म। अब आगे आइए कि क्या और भी कोई चीज़ें हैं। तो देखिए रिज़र्व है, कॉन्टीजेंसी रिज़र्व, और मैंने पहले ही कहा था कि यह संचय का जो लाभ का हिस्सा होता है वह साझेदारों के बीच में बांटा जाता है, तो साझेदारों की पूंजी इससे बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे। फिर ये कौन साइड में है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो इधर से जो भी चीज़ ट्रांसफ़र होगी वो कौन साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये रिज़र्व लिखाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा रिज़र्व। अब कितना है रिज़र्व की राशि, तो 6,000 है। तो क्या दोनों में 6,000 लिखाएगा, तो जी नहीं, ये 6,000 रुपये में ये अमित का भी है और सुमित का भी है, और आपको मालूम है कि दोनों का जो लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर है, यानी 6,000 में से अमित का हो जाएगा 3,000 और सुमित का हो जाएगा 3,000। तो मैंने आपको बताया है कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से जब भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे तो साइड चेंज हो जाएगा। तो जब हम बैलेंस शीट में जब हम आए तो इधर साइड में तो केवल संपत्तियां, इधर कुछ है नहीं। लाइबिलिटीज़ में जब आए तो कैपिटल आया अमित और सुमित का 20,000 और 15,000। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए अमित और सुमित की पूंजी को हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया। फिर हम फर्स्ट ईयर से ही जानते हैं कि अपना खाता में अपना नाम लिखा नहीं जाता, इसलिए कैपिटल के जगह में बाय बैलेंस BD 20,000 और 15,000 लिखा गया। फिर जब हम कैपिटल के नीचे आए तो देखा गया कि कॉन्टीजेंसी रिज़र्व है, जिसके बारे में मैंने पहले से ही कहा है कि रिज़र्व का पैसा लाभ से निकाला जाता है और लाभ से पूंजी बढ़ता है, तो इसे भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो अमाउंट कितना है 6,000, और अमित और सुमित में लाभ विभाजन का अनुपात कितना है, बराबर। तो जब 6,000 को जब हम साझेदारों के बीच में बांटेंगे बराबर, तो अमित का हो जाएगा 3,000 और सुमित का हो जाएगा 3,000। अब हम बैलेंस शीट के नीचे जब उतरे तो अमित का लोन है, तो अभी हम लोन खाता तो बना नहीं रहे हैं, तो लोन से हमें कोई मतलब नहीं है। बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर दायित्व है, तो बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट का पहला काम बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस शीट के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी जस्ट हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए कि क्या कैपिटल से संबंधित कोई चीज़ें हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के जब हम डेबिट साइड में आएंगे तो इधर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर, बैंक और बैंक, जी नहीं, इधर कोई भी साझेदार का नाम नहीं है और कोई भी पूंजी से संबंधित चीज़ नहीं है। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे तो हम देख रहे हैं कि प्रोविज़न है, बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक, तो ये सभी पूंजी से संबंधित नहीं है। लेकिन जब हम नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, तो फिर यहाँ पर कैपिटल है। अमित और सुमित का कौन साइड में है, क्रेडिट में, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो कौन साइड में आ जाएगा, डेबिट में। तो यह है आपका कैपिटल अकाउंट, इसके डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये कितना पैसा आ जाएगा, तो अमित का 3,110 रुपये और सुमित का 3,110 क्रेडिट का है, तो ट्रांसफ़र होगा तो डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये कहाँ से आ रहा है, तो रियलाइजेशन से आ रहा है। तो आप यहाँ लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट। क्या चीज़ का पैसा आ रहा है, तो लॉस का पैसा आ रहा है, तो लिखिए लॉस में। अमित का कितना आ रहा है, 3,110, और सुमित का भी कितना आ रहा है, 3,110, तो आप यहाँ लिखिए 3,110 और सुमित में लिखिए 3,110। तो इस तरह से बैलेंस शीट के साथ साथ रियलाइजेशन का भी काम खत्म हो गया। अब हमें बैलेंस शीट के साथ साथ रियलाइजेशन का भी काम खत्म हो गया। अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़कर देखना है कि क्या पूंजी के संबंध में कोई सूचना है। तो देखिए ये है आपका बैलेंस शीट, इसके नीचे है अतिरिक्त सूचना। तो अतिरिक्त सूचना को पढ़ के देखिए, लिख रहा है 31 मार्च 2018 को फर्म समाप्त हुआ, संपत्तियों से निम्नलिखित वसूली हुई, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेप्ट और स्टॉक, तो ये सभी संपत्तियां ही हैं, पूंजी नहीं है। फिर आगे लिख रहा है लेनदारों को 2% कटौती पर भुगतान किया गया, वसूली की वजह 544 रुपये भुगतान किया गया। आपको फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक खाते और जर्नल बनाना है। तो देखिए अतिरिक्त सूचना में पूंजी के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का भी काम खत्म हो गया। अब हमें अंत में क्या करना है, बैलेंस करना है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पूंजी खाता बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि पूंजी खाते बनाने के लिए हम
जानते हैं कि पूंजी खाते में वही चीज़ें लिखे जाएंगे जो पूंजी से संबंधित है, जिसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में पूंजी से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं तो उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो जब हम बैलेंस शीट में जब हम आए तो एसेट साइड में कोई भी चीज़ पूंजी से संबंधित नहीं था। लायबिलिटी साइड में आए तो कैपिटल और रिजर्व था। कौन साइड में है? लायबिलिटी साइड में, और हम जानते हैं कि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जब हम इसे ट्रांसफ़र किए तो हमने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद मेरा बैलेंस शीट से काम खत्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड कहाँ पहुँचने वाले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। और हम जानते हैं कि एक लेजर से जब दूसरे लेजर में कोई भी चीज़ लाएंगे तो साइड क्या हो जाएगा? चेंज। और चूंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे तो इसमें वही मदे लिखे जाएंगे जो कैपिटल से संबंधित है। तो जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में आए तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेब्टर, बैंक और बैंक लिखा है, यानी सारी की सारी संपत्तियां लिखी है। तो इधर से कोई भी चीज़ हस्तांतरण नहीं होगा। जब हम क्रेडिट साइड में आए तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, ये सभी दायित्व है। बैंक एसेट्स है तो हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट? पूंजी। तो हमें केवल पूंजी से संबंधित चीज़ ही हस्तांतरण करने हैं। तो नीचे में हम देख रहे हैं कि लिख रहा है लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट में अमित और सुमित का ट्रांसफ़र हुआ। तो ये कौन साइड में है? तो देखिए कि ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट साइड में चला जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कहाँ से राशि आ रहा है? तो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। क्या चीज़ का राशि आ रहा है? तो लॉस की राशि आ रही है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, और 3110 और 3110। तो मेरा पहला काम बैलेंस शीट से समाप्त हो गया, दूसरा काम रियलाइजेशन से समाप्त हो गया, तीसरा है अतिरिक्त सूचना। तो अभी आपने अतिरिक्त सूचना को पढ़कर देखा कि संपत्ति और दायित्वों के बारे में तो जिक्र है, लेकिन पूंजी का कहीं से कोई जिक्र नहीं है। तो अतिरिक्त सूचना में भी कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। अब इसका हम शेष निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि शेष निकालने का वही नियम है कि जिस साइड का टोटल अधिक है उसे जोड़िए। तो हम पहले अमित का निकाल रहे हैं। तो अमित का डेबिट में 3110 है और क्रेडिट साइड में 23,000 है। तो हम पहले जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23,000। अब 23,000 को हम यहाँ लिखेंगे और 23,000 में से 3,110 को हम माइनस करेंगे। तो आइए अब हम इसको माइनस करें। तो आपका अमाउंट है कितना? 23,000। तो 23,000 में से माइनस कर दीजिए 3,110 रुपये। तो आपके पास अमाउंट कितने आएंगे? 19,890। फिर सुमित का जब हम निकालेंगे तो सुमित के डेबिट में 3,110 है और क्रेडिट में 15 और 3 18,000। तो इसका टोटल अधिक है। तो हम इधर पहले जोड़ेंगे 15 और 3 18,000। फिर हम लिखेंगे 18,000 और इस 18,000 में से 3,110 माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 18,000 माइनस हो जाएगा 3,110। तो आपके पास अमाउंट आएगा 14,890। और आपको मालूम है यह राशि बैलेंस कहलाता है। तो यहाँ लिखाएगा टू बैलेंस CD, और यही CD बन जाता है क्या? बाय बैलेंस BD। और यह नियम तो आप फर्स्ट ईयर से जानते हैं, सेकेंड ईयर में भी आपने ऐसा पढ़ा है। ये CD अपोजिट चेंज हो करके BD में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 14,890। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आपने दो चीज़ें सीखा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना जो कि आप पहले से जानते थे, और नया चीज़ आपने सीखा कैपिटल अकाउंट बनाना। उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो नंबर आप 4 देख लिए हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी आपको बताया गया था वीडियो 5 जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझा दिया गया है। फिर से मैं सारांश में कह दूं कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम पहले जाएंगे बैलेंस शीट, फिर जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और फिर अंत में जाएंगे अतिरिक्त सूचना। चूँकि हम कैपिटल अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं तो आप जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट के लेज़र में वही चीज़ लिखे जाते हैं जो कैपिटल से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से बना लीजिए, और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आपको मेरा नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप उस नंबर पर फ़ोन कर करके मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हर एक चीज़ को मैं 2-3 बार रिवाइज़न कर दिया हूँ तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई दिक्कत हो तो बेहिचक, बिना शर्म किए हुए, बिना डरे हुए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं उतनी सहायता आपको पहुँचाऊँगा। आज के लिए इतना ही।